नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। तो देवभूमि की शुरुआत करेंगे बाबा केदार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ। तो बाबा केदार के भक्तों के लिए सबसे बड़ी खबर, 16 नवंबर को बंद होंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। तो सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट। 19 नवंबर को बंद किए जाएंगे। सुबह 7:30 पर ये दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, कपाट बंद कर दिए जाएंगे। तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद होंगे और सुबह 11:30 पर आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। तो शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में ये घोषणा की गई है। तो भक्तों के लिए एक ये बड़ी खबर, 16 नवंबर को बंद होंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। तो 16 नवंबर को बंद होंगे बाबा केदारनाथ के कपाट। सुबह 8:30 यानी कि 8:30 बजे कपाट बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे भगवान केदारनाथ के। द्वितीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट 19 नवंबर को यानी कि 16 नवंबर को भगवान केदारनाथ के। उसके बाद द्वितीय केदार यानी कि भगवान मद महेश्वर के कपाट 19 नवंबर को बंद होंगे 7:30 पर यानी कि 7:30 बजे। और वहीं तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट 4 नवंबर को बंद होंगे। तो 16 नवंबर को केदारनाथ, 19 नवंबर को भगवान मद महेश्वर और वहीं 4 नवंबर को तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होंगे। सुबह 11:30 पर आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट बंद हो जाएंगे। शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर में ये घोषणा की गई है कि आखिर किस समय और कब कब भगवान केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे। तो 3 तारीख हमने आपको बताई हैं। जो पहली तारीख है भगवान केदारनाथ के कपाट 16 नवंबर को बंद होंगे, वो भी 8:30 बजे। और फिर उसके बाद 19 नवंबर को बंद होंगे द्वितीय केदार भगवान मदमहेश्वर के कपाट, जिसके बाद श्रद्धालु जन दर्शन नहीं कर पाएंगे भगवान मदमहेश्वर के। और आपको बता दें कि 7:30 बजे ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, कपाट बंद हो जाएंगे। और 4 नवंबर को तृतीय केदार भगवान यानी कि तुंगनाथ के कपाट श्रद्धालु जनों के लिए, आम लोगों के लिए, दर्शनों के लिए बंद कर दिए जाएंगे और ये 11:30 बजे होंगे। तो संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, क्या क्या यहाँ पर शेड्यूल बनाया गया है, क्योंकि 16 तारीख को भगवान केदारनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे, उसके बाद भगवान मदमहेश्वर के कपाट बंद किए जाएंगे, भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे, पूरी जानकारी दीजिए। जैसे कि आज शीतकालीन जो गद्दी स्थल है भगवान केदारनाथ और मदमहेश्वर शीतकालीन गद्दी स्थल जो है ओमकारेश्वर मंदिर है। यहाँ पर भगवान 6 महीने शीतकाल में प्रवास करते हैं। ग्रीष्म काल के 6 महीने भगवान केदारनाथ अपने हिमालय में प्रवास करते हैं। और आज शीतकालीन गद्दी स्थल में जो वेद पाठी हैं, पंच पुजारी हैं, हकधारी हैं, अवेद पाठी हैं, उन्होंने आज चीजें की घोषणा की है। हर वर्ष विजयदशमी पर ही कपाट बंद होने की घोषणा की जाती है। तो आज केदारनाथ धाम की और मदमहेश्वर धाम और तृतीय केदार तुंगनाथ धाम जो 3 केदार हैं, उनके बंद होने की और समय घोषणा की गई है किस समय यह बंद होंगे। तो 16 नवंबर को सुबह 8:30 बजे के करीब जो है भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होंगे। इसके अलावा मदमहेश्वर भगवान जो तृतीय केदार मदमहेश्वर है, उनके कपाट 19 नवंबर को सुबह 7:30 बजे बंद होंगे। तृतीय केदार के नाम से विख्यात जो तुंगनाथ भगवान है, उनके कपाट 4 नवंबर को सुबह 11:30 बजे बंद किए जाएंगे। तो कह सकते हैं कि कपाट बंद की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है। देवस्थानम बोर्ड के कर्मचारी यहाँ पे मौजूद थे और इनकी उपस्थिति में भगवान जो श्रद्धालु हैं, ऐसे कि कोरोना महामारी को देखते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या कम थी और सीमित लोग ही यहाँ पर घोषणा जो तिथि घोषणा हुई यहाँ पे समय मौजूद रहे। जी ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कपाट बंद करने की घोषणा कर दी गई है, तो ऐसे में श्रद्धालु जनों की भारी भीड़ पहुंच रही होगी दर्शन करने के लिए। जैसे कि जब से ऑनलाइन अनलॉक 5 की छूट मिली है, उसके बाद से तीनों केदारों में काफी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। केदारनाथ की हम बात करें तो यहाँ पर 2 से 2.5 हजार यात्री हर दिन यहाँ पहुंच रहे हैं और जो आंकड़ा है केदारनाथ का वह 65,000 के पार हो चुका है। इससे पहले अनलॉक से पहले जब यात्रा चल रही थी तो कुछ सीमित संख्या में ही यात्री पहुंच रहे थे। अनलॉक के बाद से जो हेलीकॉप्टर सेवाएं भी यहाँ पे आई है, तो हर दिन 1000 से 1200 लोग जो है जो हेली सेवा से पहुंचते हैं। इसके अलावा घोड़े, खच्चर और पैदल यात्रा के जरिए 1000 से 500 यात्री पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं कि 2 से 2.5 हजार जो यात्री हैं वो केदारनाथ पहुंच रहे हैं। भले ही मदमहेश्वर में यात्रा कम है, वहाँ 200 से 300 यात्री ही पहुंच रहे हैं। काफी दूरी पर है मदमहेश्वर धाम, तो वहाँ पे भी तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। तुंगनाथ की हम बात करेंगे तो सबसे 3 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद तुंगनाथ धाम पहुंचा जाता है चोपता से।
तो यहाँ पर भी श्रद्धालु कम से कम 500 से 1000 यहाँ पे तीर्थयात्री तो पहुंच रहे हैं। तो श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है। जब कपाट बंद होंगे तो उस समय भी श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनकी उपस्थिति में कपाट बंद किए जाएंगे, तो उसका उस समय बना रहता है। पर फिलहाल जो यात्रा है वह अपने चरम पर है, यात्रा चल रही है। ठीक, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका रोहित। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्कूलों के लिए एसओपी जारी की है। 10वीं और 12वीं क्लास की कक्षाएं ही अभी स्कूलों में संचालित होंगी, तो साथ ही अधिक से अधिक 50% छात्र एक कक्षा में बैठ सकते हैं। साथ ही जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक है उन स्कूलों में 2 पारियों में संचालन किया जाएगा और वहीं एक छात्र की दूसरे छात्र से 6 फीट की दूरी रखनी जरूरी होगी। स्कूल खुलने से पहले और स्कूल बंद होने के समय सैनिटाइज किया जाएगा और वहीं स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्क्रीनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी होगी और किसी छात्र, शिक्षक या स्टाफ पर कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उसकी जांच कराई जाएगी। वहीं जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। तो स्कूल खोलने की तैयारियां उत्तराखंड में शुरू हो गई हैं। तो आपको बता दें कि जो यहाँ पर छात्रों की संख्या होगी वो जितनी यहाँ पर कैपेसिटी है यानी कि जितनी क्षमता है क्लास की उसकी 50% ही छात्र स्कूल में जा पाएंगे, बैठ पाएंगे। लेकिन हालांकि फिलहाल जो स्कूल खुलेंगे वो सिर्फ 9 to 12 के छात्रों के लिए खुलेंगे और 50% छात्र ही कक्षा में बैठ पाएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि उनके बीच की दूरी लगभग 6 फीट होगी। तो उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्कूलों के लिए एसओपी जारी की है और एसओपी में तमाम तरह की गाइडलाइंस भी दी गई हैं। 10वीं और 12वीं की क्लास की कक्षाएं ही अभी स्कूलों में संचालित होंगी और अधिक से अधिक 50% छात्र एक कक्षा में बैठ सकेंगे। तो अगर जिसमें स्कूल्स में छात्रों की संख्या ज्यादा है, स्कूलों में छात्रों की संख्या ज्यादा है, तो 2 शिफ्ट में स्कूल का संचालन किया जाएगा और वहीं एक छात्र की दूसरे छात्र से 6 फीट की दूरी रखना जरूरी होगा, मास्क लगाना जरूरी होगा, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा और हर छात्र को अपने साथ में सैनिटाइजर भी रखना होगा। तो स्कूल खोलने से पहले और स्कूल बंद होने के समय सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंड वॉश, थर्मल स्कैनिंग, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी होगी और किसी छात्र, शिक्षक या स्टाफ पर कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उसकी जांच भी कराई जाएगी। और वहीं जो छात्र स्कूल नहीं आना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस हैं वो जारी रहेंगी, यानी कि अभिभावक अगर चाहेंगे तो ही बच्चे स्कूल जा सकते हैं, छात्र स्कूल जा सकते हैं। लेकिन अगर अभिभावकों की मंजूरी नहीं है तो छात्र स्कूल नहीं जा सकते। तो जपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं याचिकाकर्ता। जपेंद्र जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि एसओपी जारी की गई है और स्कूल खोलने की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं 2 अक्टूबर से। तो आप क्या कहेंगे इससे? ये ठीक है, इस वक्त जैसे कोरोना काल में स्कूल को खोलने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, अब तक लगातार देखा जा रहा था कि रोका जा रहा था कि स्कूल ना खोले जाएं, बच्चों को स्कूल ना भेजा जाए। ऐसे में अब 2 अक्टूबर से स्कूल खोलने की तैयारियां हो गई है, माफ कीजिएगा 2 नवंबर से, तो फिर ऐसे में आपका क्या कहना? देखिए, एक तो ये त्योहारी सीजन है और इस फेस्टिवल टाइम में वैसे ही स्कूल्स की छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, तो निश्चित ही हम इसे ऐसे मानते हैं कि यहाँ बच्चों की सुरक्षा से ज्यादा स्कूलों की मनमानी ने अपने दबाव में ये निर्णय कराया है। ये जग जाहिर है क्योंकि उत्तराखंड में फीस एक्ट और शिक्षा नीति को लेकर बार बार सवाल उठते रहे और पिछले 20 वर्षों से सवाल उठते रहे। अब जहां दशहरा और दिवाली की छुट्टियां हो जाती हैं और पढ़ाई वैसे भी नहीं होती है और ऐसे में स्कूल खोलने का निर्णय मात्र और मात्र फीस वसूली और अपनी मनमानी के लिए है, ना कि बच्चों की और विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर। सवाल 10th और 12th के बच्चों का नहीं है क्या? वो भी तो किसी के बच्चे हैं और वो आप उसे 10th और 12th के बच्चे को इतना मैच्योर कैसे मान सकते हैं कि वो उसे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पता है, बाकी चीजों का भी वो सब पालन करेंगे और उसके बाद स्कूल प्रॉपर अरेंजमेंट कराएंगे। जिन स्कूलों ने अभी तक अपने स्टाफ को सैलरी नहीं दी, आधे से ज्यादा स्टाफ निकालना शुरू कर दिया, अभिभावकों के ऊपर पिछले 6 महीने से दबाव बना रहे हैं फीस के लिए, उनके पास 3 महीने की फीस माफ करने की हिम्मत नहीं है
और ऐसे में वो दोबारा से फिर सरकार और शासन पर दबाव बनाकर अपने पक्ष में निर्णय कराने में कामयाब हुए हैं, जिसका उत्तराखंड के सभी अभिभावक विरोध कर रहे हैं और कोई अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेगा। और दूसरी तरफ एसओपी में ये कह दिया कि आप अगर अभिभावक नहीं चाहेंगे तो नहीं भेजेंगे, तो फिर क्यों ये निर्णय फिर 31 दिसंबर तक के लिए रोका क्यों नहीं गया? एक तरफ तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो क्या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनों का भी पालन करना आवश्यक नहीं था? तो ये निश्चित ही बहुत बड़ा सवाल है। और उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से शिक्षा को लेकर मनमानी और लूट खसोट का कार्यक्रम चलता रहा है पिछले 30 वर्षों से, उस पर रोक लगना लाजमी है। एक ठोस शिक्षा नीति का आना लाजमी है और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए ये निर्णय कहीं पे भी ठीक नहीं है और इससे उत्तराखंड के अभिभावक बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ठीक जपेंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तराखंड में 2 नवंबर से स्कूल खोलने की तैयारी शुरू हो गई है और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने स्कूलों के लिए एसओपी भी जारी की है। लेकिन वही याचिकाकर्ताओं ने जिस तरीके से कहा, अभी हमारे साथ जपेंद्र जी जुड़े थे, कि स्कूल खोलना अभी ठीक नहीं है और ये स्कूलों की मनमानी है और अभिभावक नहीं चाहते कि उनके बच्चे स्कूल जाएं। तो रुक करेंगे अब अगली खबर की ओर, देहरादून से है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी शुभकामनाएं दी। सीएम ने सभी से आपसी सद्भाव बनाने की अपील की है। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही। उन्होंने कहा है कि दशहरा बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये बेबी रानी मौर्य की बयान आपको बता दें कि उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए कहा, बेबी रानी मौर्य ने, जो कि राज्यपाल हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि अच्छाई की हमेशा जीत होती है। और साथ ही सीएम रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को विजयादशमी पर्व की बहुत बहुत बधाई। विजयादशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए रावण पर विजय प्राप्त की थी। यह पर्व उत्सव और शक्ति के समन्वय का भी पर्व है। हर्ष, उल्लास व विजय का यह पर्व हमें बुराइयों के परित्याग की भी प्रेरणा देता है। सत्य और साहस के आधार पर बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से पार पाया जा सकता है। भाइयों बहनों, इस बार हम कोविड-19 की परिस्थितियों के बीच विजयादशमी के त्यौहार को मना रहे हैं। मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि त्योहार के उत्साह में कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी सावधानी और सतर्कता भी बनाए रखें। घर से बाहर निकलने पर मास्क या फेस कवर का सही प्रयोग करें। 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथों को नियमित रूप से धोएं व उन्हें सैनिटाइज करें। आइए हम कोविड-19 के मानकों का पालन करते हुए प्रेम और भाईचारे के साथ इस त्योहार को मनाएं। पुनः आपको विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ी। बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में पार्टी कमेटी बनाएगी। विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप है। विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज हुआ है। विधायक महेश नेगी को लेकर पार्टी पर नैतिक दबाव बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने परीक्षण कमेटी गठन करने के संकेत दे दिए हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी मामले पर नजर रखेगी। तो बता दें आपको, बीजेपी विधायक महेश नेगी के ऊपर दुष्कर्म का आरोप है और मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। ऐसे में अब बीजेपी पार्टी एक कमेटी का गठन करेगी जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी के मामले में अब पार्टी कमेटी बनाएगी, गठन करेगी कमेटी का। विधायक महेश नेगी पर दुष्कर्म का आरोप लगा हुआ है और विधायक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज है जो कि कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। विधायक महेश नेगी को लेकर पार्टी पर नैतिक दबाव भी बना हुआ है। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने परीक्षण कमेटी गठन के संकेत भी अपनी तरफ से दे दिए हैं। वरिष्ठ पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी मामले पर नजर रखेगी। तो पार्टी अब अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच करेगी। विधायक महेश नेगी जिनके ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगा है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी है, कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है। हालांकि अब तक पार्टी बचती हुई नजर आ रही थी इस पूरे मामले पर, लेकिन अब इस मामले पर नैतिक दबाव के चलते कमेटी का गठन किया जाएगा और साथ ही वरिष्ठ पदाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी मामले पर नजर रखेगी।
तो अब विधायक महेश नेगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है दुष्कर्म के आरोप को लेकर, हालांकि विधायक महेश नेगी ने लगातार इस पूरी बात को लेकर इनकार किया है और ये आरोप झूठे बताए हैं। लेकिन वहीं जो महिला है जिसने आरोप लगाया है, उसका कहना है कि बीजेपी विधायक महेश नेगी झूठ बोल रहे हैं। और ये भी बात सामने आई थी कि विधायक महेश नेगी की बीवी ने, वाइफ ने, यानी कि महिला को पैसे देकर मामले को सुलझाने की कोशिश भी की थी। दूसरी खबर है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग 11 नवंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण का अंतिम चरण 28 अक्टूबर से मंडल स्तर पर शुरू होगा। 11 नवंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण वर्ग 11 विषय में शामिल किए गए हैं। पार्टी प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि हमारी एक कार्य पद्धति है। पार्टी कार्यकर्ता को सरकार की योजनाओं को समझना जरूरी है। कार्यकर्ताओं को पार्टी की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त होगी और योजनाओं की पूरी जानकारी होने से कार्यकर्ता विपक्ष का मुकाबला करेगा। तो पार्टी प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि पार्टी की योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को पता चले, तभी विपक्ष का मुकाबला पार्टी के कार्यकर्ता कर सकेंगे। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण वर्ग 11 नवंबर तक चलेगा। प्रशिक्षण का अंतिम चरण 28 अक्टूबर से मंडल स्तर पर शुरू होगा। तो 28 अक्टूबर से शुरू होकर 11 नवंबर तक ये प्रशिक्षण चलेगा कार्यकर्ताओं का, और 11 नवंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण वर्ग 11 विषय में शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जो एक पद्धति से चलता है। एक पद्धति चलता, हमारी एक कार्य पद्धति है और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो आइडेंटिफाई हैं कि कौन कार्यकर्ता है। सभी पदों पर नहीं होंगे लेकिन फिर भी हमारा कार्यकर्ता आइडेंटिफाई है और हम कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए जो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है वो हमारी पार्टी को ठीक ढंग से समझे, अपनी सरकार की योजनाएं समझे, हमारा अतीत और भविष्य को जाने क्या क्या हो सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। लगभग 11 विषय हैं जो पूरे उत्तराखंड में 28 तारीख से 11 तारीख के बीच में वृहद रूप से। उत्तराखंड दौरे पर रहने से अजीत डोभाल मसूरी के झड़ी पानी में अपने आवास पर पहुंचे। डोभाल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। घर के आसपास किसी की भी एंट्री बैन है। डोभाल ने कुलदेवी की पूजा अर्चना कर बुजुर्गों से आशीर्वाद भी लिया है। तो डोभाल की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड दौरे पर रहने से अजीत डोभाल मसूरी के झड़ी पानी में अपने आवास स्थल पर पहुंचे हुए हैं। इस वक्त अजीत डोभाल की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाक चौबंद की व्यवस्था सुरक्षा के पूरी तरीके से किए गए हैं और घर के आसपास किसी की भी एंट्री बैन कर दी गई है। तो डोभाल ने कुलदेवी की पूजा अर्चना भी की। जिस तरीके से नवरात्र चल रहे हैं और भारत में नवरात्रों का विशेष महत्व माना जाता है, और वहीं अब एनएसए अजीत डोभाल भी कुलदेवी की पूजा अर्चना के लिए उत्तराखंड अपने आवास पर पहुंचे हुए हैं, जहां उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं और घर के आसपास किसी की भी एंट्री बैन है। तो डोभाल ने कुलदेवी की पूजा अर्चना कर बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया। वहीं डोईवाला के दूधली गांव में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अस्मित क्रिकेट एकेडमी खोली गई है, जिसका शुभारंभ राज्य मंत्री करण वोहरा ने किया। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर राज्य मंत्री करण वोहरा ने कहा कि स्थानीय स्तर पर कोई बड़ा खेल मैदान न होने के कारण यहाँ के खिलाड़ी प्रतिभा होने के बावजूद भी नहीं खेल पा रहे थे। उन्हें काफी दूर जाकर प्रशिक्षण लेना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही एकेडमी खुल जाने से स्थानीय खिलाड़ियों को लाभ होगा। साथ ही ये एकेडमी गांव की प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगी। उन्होंने गांव में एकेडमी खोलने पर आयोजकों को बधाई भी दी। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि एक देहरादून जनपद के दून घाटी में और एक ऐसा ग्राउंड तैयार किया है अस्मित क्रिकेट एकेडमी ने। उसके लिए मैं अस्मित क्रिकेट एकेडमी और अपने आशा सिंह को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है, ये बहुत सराहनीय कार्य है इनके द्वारा किया गया। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अपनी ओर से और सरकार की ओर से किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम तत्पर रहेंगे।
बिल्कुल स्थानीय खिलाड़ियों को वरीयता दी जाएगी। इनके द्वारा बताया गया कि स्थानीय खिलाड़ियों को विशेष रूप से वरीयता दी जाएगी, जिससे कि उनको और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया है मुझे। और मेरा इस ग्राउंड को बनाने का मोटो यही है कि हम लोग क्रिकेट से जुड़े रहे हैं बचपन से ही, और हमने खेला है क्रिकेट, और बहुत पसंद करता हूँ मैं इस गेम को। तो एक प्रेरणा अंदर से है कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे कि आने वाले समय में एक हमारे जो क्षेत्र के जो क्षेत्र है हमारा, इस क्षेत्र को एक ऐसी चीज़ मिल सके जहाँ से कुछ जो प्रतिभा हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक ऐसा स्थान मिल सके जहाँ से वो आगे बढ़ सकें या अपना टैलेंट दिखा सकें। तो मेरा यही मोटो है इसको बनाने का कि इस क्षेत्र से मैक्सिमम जितने भी ज़्यादा हो सके प्रतिभा को प्रमोट करना है, उनको आगे बढ़ाना है, उनको ऊपर लेवल तक पहुंचाना है, उनका भविष्य बनाना है। तो बाबा के धाम केदारनाथ में ड्यूटी देने से मना करने वाले अधिकारियों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मेडिकल लेकर छुट्टी काट रहे अधिकारियों के मेडिकल की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि केदारनाथ जैसे विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र में अधिकारी ड्यूटी देने से इनकार तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां जाने को भी तैयार नहीं है। ऐसे में वे ड्यूटी लगने पर मेडिकल लेकर छुट्टी पर जा रहे हैं। आपको बता दें कि उपजिलाधिकारी ऊखीमठ वरुण अग्रवाल सितंबर में मेडिकल लेकर घर चले गए थे। तब से लेकर अब तक वे अपनी ड्यूटी पर नहीं आए हैं और बार-बार मेडिकल लेकर छुट्टियां काट रहे हैं। ऊखीमठ के उपजिलाधिकारी के द्वारा सितंबर फर्स्ट वीक में निजी कारणों से 5 दिवस का अवकाश लिया गया था, जो उनको स्वीकृत किया गया था। उसके पश्चात विभिन्न अलग अलग तिथियों पर उनके 3 चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि डॉक्टर की सलाह पर उनको टाइफाइड होने की वजह से बेड रेस्ट के लिए रेकमेंड डॉक्टर ने किया है, इसकी उन्हें अनुमति दी जाए। उनके मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन के लिए CMO को हमारे द्वारा प्रेषित किया गया है। साथ ही यात्रा और केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों के महत्व को देखते हुए शासन से एक पूर्णकालिक SDM की नियुक्ति की। भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की घोषणा कर ली गई है। 19 नवंबर दोपहर 3:35 बजे बंद होंगे कपाट भगवान केदारनाथ के और पूरे विधि विधान के साथ निकाला गया मुहूर्त। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि भगवान बद्रीनाथ के कपाट भी बंद होने की घोषणा की गई है। भगवान केदारनाथ के कपाट बंद होने की घोषणा एक तरफ की गई, तो वहीं भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की घोषणा की गई है, जहां पर आपको बता दें कि 16 नवंबर को तो बंद होंगे भगवान केदारनाथ के कपाट और वहीं 19 नवंबर को भगवान बद्रीनाथ के कपाट बंद होने की घोषणा कर दी गई है, जो कि 3:35 पर होगी। तो पूरे विधि विधान के साथ मुहूर्त निकाला गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।